Hi, welcome to the most easy going trick to solve section A of your science question paper 2023. तो अपने कमर की पेटी बांध लो और हे चैंपियंस, कैसे हो यार आप सब? आई होप अच्छे होगे और पढ़ाई भी कर रहे होगे। एक बार कमेंट सेक्शन में मुझे बता दो कैसे हो, सो दैट मैं ये पूरा वीडियो ना सुकून से बना पाऊं। जी हाँ, वैसे आज की ये वीडियो साइंस सब्जेक्ट पर होने वाली है और क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, क्योंकि आज हम सैंपल क्वेश्चन पेपर साइंस का जो सीबीएसई ने 2022 और 23 के लिए रिलीज करा है, इसका पूरा पैटर्न एनालाइज करने वाले हैं। भाई, किस पेपर पैटर्न पे हमें साइंस का क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आपके प्री बोर्ड भी इसी पेपर पैटर्न पर मिलेंगे और आपका जो बोर्ड एग्जाम फरवरी में स्टार्ट है ना, वो भी इसी पेपर पैटर्न पर आपको दिया जाएगा। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम इस वीडियो में इस पूरे क्वेश्चन पेपर के सेक्शन ए में कैसे क्वेश्चंस आते हैं और इन क्वेश्चंस का सॉल्व करने का ट्रिक क्या है, छोटा सा ट्रिक बताऊंगा। आपको पढ़ाई नहीं करने की जरूरत है ये तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाँ, आपने थोड़ा भी पढ़ा है ना, फिर भी काम चल जाने वाला है। इन आसान तरीकों से ना आप सेक्शन ए के हर एक क्वेश्चन को गेस करके सॉल्व कर पाओगे। जी हाँ, तो चलो शुरू करते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये पूरा क्वेश्चन पेपर केवल 80 नंबर का है, 20 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होता है और केवल 3 घंटे में आपको ये पूरा पेपर खत्म करना है। ठीक है, जनरल इंस्ट्रक्शंस में मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स बता देता हूं। सबसे पहले, पूरा क्वेश्चन पेपर 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है, 39 क्वेश्चंस टोटल आपको मिलेंगे। ठीक है, इंटरनल चॉइसेस आपको मिल जाएंगे और करके क्वेश्चंस मिल जाएंगे कि ये कर लो या ये कर लो। ठीक है, आपको सेक्शन ए में 20 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे, यानी मल्टीपल चॉइस, जिसके मार्क्स होंगे 1 नंबर। सेक्शन बी में आपको 6 वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस मिलेंगे 2 नंबर के। सेक्शन सी में आपको 7 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे 3 मार्क्स ईच। और सेक्शन डी में 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। सेक्शन ए में भी 3 केस बेस्ड यूनिट्स या सोर्स बेस्ड पैसेजेस आप कह सकते हो। ठीक है, जिनके मार्क्स होंगे 4 नंबर का एक क्वेश्चन होगा हमारा। तो ये तो रहा हमारा जनरल इंस्ट्रक्शन। अब हम सीधा चलते हैं सेक्शन ए ऑफ आवर क्वेश्चन पेपर। ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि सेलेक्ट एंड राइट वन मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन out of the 4 options given for each of the questions from question number 1 to question number 20। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक 20 क्वेश्चंस हैं और 20 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। अब चलते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन की तरफ और ध्यान से पढ़ते हैं कि ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। सबसे पहले कह रहा है कि भाई, द चेंज इन कलर ऑफ द मॉइस्ट लिटमस पेपर इन द गिवन सेटअप इज ड्यू टू। अब देखो, ये जो आपको फिगर दिया गया है ना, ये आपको केवल घुमाने के लिए दिया गया है, आपको गुमराह करने के लिए दिया गया है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है कि भाई, लिटमस पेपर का कलर क्यों चेंज होता है। आपको क्या पता है अब तक लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो क्यों चेंज होता है? आपको पता होगा कि भैया, जब हम एसिड डालते हैं तब ये लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है, या हम बेस डालते हैं तब भी इस लिटमस पेपर का कलर चेंज होता है। आप तो यही जानते होंगे ना, लेकिन ये दोनों ही गलत है। जी हाँ, केवल एसिड और केवल बेस डालने से लिटमस पेपर अपना कलर चेंज नहीं करता है। तो क्या डालने से कलर चेंज करेगा भैया? मेरे दोस्त, मैं आपको बता दूं कि कभी भी आपने जब भी सुना होगा कि हमने लिटमस पेपर में एसिड डाला है, बेस डाला है, तो वो केवल एसिड और बेस नहीं बल्कि एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन हुआ है वो। ठीक है, जब तक एसिड सॉल्यूशन नहीं होगा, जब तक बेसिक सॉल्यूशन नहीं होगा, तब तक ये लिटमस पेपर का कलर हम चेंज नहीं करवा सकते हैं। तो एक चीज तो हमें पता चली कि भैया, लिटमस पेपर का जो कलर होता है ना, वो एसिड और बेस की वजह से नहीं बल्कि सॉल्यूशन की वजह से चेंज होता है। जी हाँ, और सॉल्यूशन में क्या होता है? सॉल्यूशन में होता है हमारा वाटर यानी पानी, और पानी का केमिकल फॉर्मूला होता है H2O, और H2O में होता है H प्लस आयंस, यानी हमारा लिटमस पेपर का जो कलर होता है वो इसी H प्लस आयंस की वजह से चेंज होता है। क्या कोई ऑप्शन है यहाँ पे? बिल्कुल है। प्रेजेंस ऑफ H प्लस आयंस इन द सॉल्यूशन changes the color of the litmus paper. So our correct option is what? Only 3. तो C1 is our correct option. ठीक है, आपको याद रहेगा लिटमस पेपर अब कलर चेंज क्यों करता है? केवल H प्लस आयंस की वजह से, ना एसिड की वजह से, ना बेस की वजह से, सॉल्यूशन की वजह से। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर
2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 पहले यहाँ पे पढ़ लेते हैं, फिर हम ऑप्शंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इसने कह दिया है कि भाई ये जो रिएक्शन आपको नीचे दिया गया है ना, इसने बता दिया है कि ये रिडॉक्स रिएक्शन है। हमारा आधा काम तो इसने यहीं पर कर दिया। अच्छा, रिडॉक्स रिएक्शन किसे कहते हैं भाई? रिडॉक्स रिएक्शन उसे कहते हैं ना जिसमें एक ही रिएक्शन में रिडक्शन भी हो रहा हो और उसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हो रहा हो। अच्छा, रिडक्शन क्या होता है? डिक्रीज इन ऑक्सीजन स्टेट, यानी आप यहीं पर देख लो, Mn के पास ऑक्सीजन का एटम है कि नहीं है? दूसरी साइड जाने के बाद Mn ने ना अपना ऑक्सीजन का जो एटम है वो खो दिया, लूज कर दिया, डिक्रीज कर दिया। तो यहां पर क्या हुआ है? रिडक्शन हुआ है, ठीक है। तो जब भी ऑक्सीजन का जो एटम है वो कम हो जाए तो समझ जाना रिडक्शन हुआ है। और ऑक्सीडेशन कब होता है? जब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हो, जब ऑक्सीजन का नंबर बढ़ जाए। जैसे यहां पर आप देख रहे हो, यहां पर केवल 4HCl है, लेकिन इस तरफ जाने के बाद H के साथ Cl तो नहीं है बल्कि O जरूर आ गया है, यानी इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट हुआ है ना। तो यहां पर क्या है? यहां पर जो HCl है ना, ये ऑक्सीडाइज हुआ है और ये जो MnO2 है ये रिड्यूस हुआ है। यही तो हुआ है ना, इसलिए ये रेडॉक्स रिएक्शन कहलाता है, क्योंकि इसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। अच्छा, बस आपको यही बताना है कि इस रिएक्शन में हो क्या रहा है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है। पहले ऑप्शन 1 पढ़ते हैं कि जो MnO2 है, यानी ये है MnO2, वो रिड्यूस हुआ है, बिल्कुल रिड्यूस हुआ है, वो रिड्यूस होके MnCl2 बन गया है। बिल्कुल सही, सही बात कही गई है। एंड और क्या हुआ है? ये जो HCl है हमारा, ये HCl, हाँ जी HCl, ये ऑक्सीडाइज हुआ है H2 और O में। सही बात कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये ऑक्सीडाइज ही तो हुआ है ना, इसमें ऑक्सीजन का एक एटम बढ़ गया है। तो क्या हमारा ऑप्शन ए सही होगा? बिल्कुल सही होगा मेरे दोस्त। रेडॉक्स रिएक्शन के क्वेश्चंस आप बिल्कुल ऐसे ही कर सकते हो, बस देख लो कहां पर ऑक्सीजन कम हुआ है, कहां पर ऑक्सीजन ज्यादा हुआ है, बस वही ऑप्शन में चूज कर लो। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल समझ में आया होगा दोस्त। नहीं आया ना तो एक बार कमेंट कर लेना यार, मैं सब बता देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं, ठीक है। अगेन ये हमारा फिगर वाला क्वेश्चन है और ये फिगर बहुत मिलता जुलता है, रिलेटेबल है, आप इसे पहचान सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके एनसीईआरटी का ना एक्टिविटी नंबर 1 है ये। जी हाँ, ये हमारा जो रिएक्शन है ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में ये रिएक्शन होता है और हमें MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है, जो कि व्हाइट पाउडर का होता है, ठीक है। MgO यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये व्हाइट कलर के पाउडर होते हैं जो इस चाइना डिश में हमें मिलते हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा रिएक्शन और ये रहा आपके सामने फिगर। अब देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द रिएक्शन सोन इन द एबव सेट अप? ठीक है, अब देखो यार, आपसे पूछ रहा है कि ये 4 बातें दी गई हैं इस रिएक्शन के बारे में, इन चारों में से कौन सी बात सही है इस रिएक्शन के बारे में, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं पहले से, इसलिए हम इस क्वेश्चन को लगाने के लिए यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। जी हाँ, एलिमिनेशन मेथड हम उस क्वेश्चन में लगाते हैं जिसमें हमें थोड़ा बहुत पता होता है उस क्वेश्चन के बारे में। जैसे मैं आपको दिखाता हूं लाइव कि एलिमिनेशन मेथड से कैसे क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करोगे। सबसे पहले हमें पता है कि भाई जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है वो ब्राउन पाउडर नहीं होता बल्कि व्हाइट पाउडर होता है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो ए वाला तो काट दो। अच्छा, बी, कलरलेस गैस निकलती है जब हम मैग्नीशियम को जलाते हैं तो कलरलेस गैस निकलती है, और ये जो कलरलेस गैस है ना ये वापस एकदम लाइम वाटर यानी दूध की तरह हो जाता है। ऐसा तो कुछ नहीं होता मेरे भाई। जी हाँ, ऐसा कुछ नहीं होता। इस रिएक्शन में केवल मैग्नीशियम जलता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और ये जो राख देता है ये राख व्हाइट कलर का होता है, बस इतना ही होता है इस रिएक्शन में। तो दूसरा वाला भी नहीं होगा क्योंकि ना तो कलरलेस गैस निकलती है ना तो ये मिल्की वाटर निकलता है, ठीक है। अच्छा, सी वाला देखते हैं। मैग्नीशियम रिबन को जब भी हम जलाएंगे तो ये व्हाइट लाइट में जलेगा, बिल्कुल सही बात है। जब भी आप मैग्नीशियम रिबन को जलाएंगे तो ये खुद ही सफेद कलर का होता है, और जब आप इसे जलाओगे ना तो सफेद सफेद फ्लेम्स निकलेंगे। जी हाँ, सफेद सफेद फ्लेम्स निकलेंगे। तो क्या ये वाला ऑप्शन सही हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन पहले डी वाला पढ़ लेते हैं। रेडिश ब्राउन गैस विद स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर हैज इवॉल्व्ड। नहीं, कोई गैस नहीं निकलती है, ना तो रेडिश ब्राउन गैस निकलती है ना तो किसी और कलर की गैस निकलती है। तो हमारा सही ऑप्शन क्या होगा? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारा सी वाला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। देखा हमने एलिमिनेशन मेथड से कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व किया। चलते हैं अब हम अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और
इस क्वेश्चन का जो पूरा पैटर्न है ये बिल्कुल नया है। ऐसा क्वेश्चन मैंने पिछले 3-4 साल में नहीं देखा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, आपको यहां पर 4 गैसेस दी गई हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। विद द रेफरेंस टू 4 गैसेस, आपको यहां 4 गैसेस दी गई हैं। एक है कार्बन डाइऑक्साइड, एक है कार्बन मोनोऑक्साइड, एक है क्लोरीन और एक है ऑक्सीजन। इन 4 गैसेस के बारे में यहां पर आपको कुछ दिया गया है, ठीक है। आपको बस इतना भरना है कि ये एसिडिक ऑक्साइड इन चारों गैस में कौन सा है, चारों में से कौन सा है। ट्रीटमेंट ऑफ वाटर के लिए इन चारों गैस में से कौन सा यूज होता है। प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो इन चारों में से कौन सा गैस निकलता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम एलिमिनेशन मेथड से करेंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत तो हम जानते हैं और थोड़ा बहुत नहीं जानते, ठीक है। तो पहले देखो कि इन 5 ऑप्शन में से आपको क्या पता है। एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है, नहीं पता है हमें इतना तो पता होता है कि भाई वाटर के ट्रीटमेंट के लिए, यानी पानी को साफ करने के लिए हम इन चारों में से कौन सा गैस यूज करते हैं। ऑब्वियसली आपने सुना होगा क्लोरीन गैस यूज होता है पानी को साफ करने पर, ठीक है। जो जल निगम का पानी आता है ना, उसका टेस्ट भी क्लोरीन क्लोरीन जैसा रहता है। तो पानी को साफ करने के लिए कौन सा गैस, क्लोरीन। नीचे वाले 2 में तो ऑक्सीजन लिखा है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो जाएगा, ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। तो अब हमें सिर्फ 2 में से एक चूज करना है, ठीक है। हमें एक चीज और पता है कि भाई प्रोडक्ट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता है, यानी जब हम सांस छोड़ते हैं तो कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ऑब्वियसली मेरे दोस्त हम ऑक्सीजन लेते हैं और छोड़ते क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बी वाला, ए, सी और डी इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं अपने 5वें क्वेश्चन में। मैं बहुत आराम से समझा रहा हूं दोस्त, इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि डिटेल में आपको पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं आपको सिर्फ आंसर नहीं बता रहा। अगर अभी तक आपने सीबीएसई के लेटेस्ट पेपर पैटर्न पर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना शुरू नहीं किया है ना मेरे दोस्त, यू आर मिसगाइडेड। यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चंस यू नीड टू प्रैक्टिस एंड हेंस यू आर 10 to 15% shorter to your preparation. So what should you do now? So for latest CBSE curriculum, I would like to recommend you this book. Sorry, this one. This one is Shivdas Publications past 7-year board papers प्लस सैंपल पेपर्स। ये तो साइंस का है, ऐसे ही इनके जो बाकी कोर्स सब्जेक्ट हैं, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इंग्लिश में भी इनके सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे, हिंदी में भी इनके सैंपल पेपर आपको मिल जाएंगे। लेट मी टेल यू व्हाई आई एम रिकमेंडिंग दिस बुक फॉर यू। सबसे पहले तो जो सीबीएसई के लेटेस्ट सैंपल पेपर है हर सब्जेक्ट के, वो इन्होंने इस किताब के पहले ही पेज पर दे दिया है, वो भी फुल्ली सॉल्व, सो यू डोंट हैव टू गो हियर एंड देयर टू चेक देयर आंसर्स। और बुक का जो एक्सक्लूसिव फीचर है वो ये है कि भाई जो सीबीएसई का लेटेस्ट पेपर पैटर्न है ना, उसके बेस पर आपको 5 क्वेश्चन पेपर, 5 सैंपल क्वेश्चन पेपर एकदम सेम सीबीएसई के पैटर्न पर मिल जाने वाले हैं हर सब्जेक्ट के लिए। और सिर्फ इतना नहीं, अगर आपने क्वेश्चंस के वैरायटी को समझ लिया है ना, तो आपको हर चैप्टर से कुछ ना कुछ रिवीजन करने की जरूरत है। तो आपको हर चैप्टर के जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, वो आपको इस बुक में मिल जाने वाले हैं। जी हाँ, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बात करें तो पिछले 15 सालों की जो बोर्ड पेपर हैं 2002 से लेके 2022 तक के, वो सभी आपको यहां पर मिल जाने वाले हैं। सो दिस वन, Shivdas Publications past 7-year board papers and sample paper is the book that you need for your board preparation. तो सैंपल पेपर के लिए जरूर कंसीडर करें। अगर आपको ये बुक चाहिए या ऐसे ही और सब्जेक्ट्स की बुक चाहिए तो आप नीचे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेस लिंक दी गई है, you can go for it. Now it's time for question number 5, जो कि बहुत ज्यादा आसान है। कैसे, देखो, on placing a copper coin in a test tube containing green ferrous sulfate solution, 2 चीजों के बीच में रिएक्शन हो रहा है। किसके किसके बीच में, हमने टेस्ट ट्यूब में पहले से ही ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन ले रखा है और इसके अंदर हमने जब कॉपर का सिक्का डाला तो इस फेरस सल्फेट सोल्यूशन के साथ क्या होगा, वो इन 4 ऑप्शन में से किसी एक में दिया है और वही आपको चूज करना है। देखो, ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको दिख रहा होगा यहां पर 2 मेटल है, एक कॉपर है और एक कॉपर फेरस सल्फेट सोल्यूशन है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो सबसे पहले क्या करो, कॉपर क्या है हमारा, कॉपर है हमारा मेटल, तो यहां लिख दो कि कॉपर इज व्हाट, मेटल, ठीक है। अच्छा, और ये जो ग्रीन फेरस सल्फेट सोल्यूशन है ये क्या है, ये भी फेरस तो मेटल ही होता है ना, आयरन मेटल है, लेकिन इस आयरन के साथ सल्फेट सोल्यूशन भी जुड़ा हुआ है, यानी ये मेटल नहीं बल्कि ये मेटल का सॉल्ट है। क्या है, ये मेटेलिक सॉल्ट है मेरे दोस्त। तो ये रिएक्शन किसके किसके बीच में है, मेटल और मेटल सॉल्ट के बीच में। जब कभी भी मेटल एंड मेटल सॉल्ट में रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन
केवल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। नहीं पढ़ा है तो मैं यहां पर पढ़ा रहा हूं, इसे पढ़ लो मेरे दोस्त, क्योंकि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है यहां का मेटल बंद हो जाए, हो सकता है यहां का मेटल बदल जाए, लेकिन प्रोसीजर सेम रहेगा। तो जब कभी भी मेटल और मेटल सॉल्ट में रिएक्शन होता है तो वो रिएक्शन हमेशा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और डिस्प्लेसमेंट का मतलब ही होता है कि भाई कोई एक मेटल किसी दूसरे मेटल की जगह ले लेता है। तो ये रिएक्शन तभी होगा ना जब कॉपर इस आयरन की जगह ले ले, और जगह कैसे लेगा वो हमें पता चलेगा इस रिएक्टिविटी सीरीज से। ये रिएक्टिविटी सीरीज आप देख रहे हो, इस रिएक्टिविटी सीरीज में ऊपर जितने भी मेटल है ना वो नीचे वाले को डिस्प्लेस कर सकते हैं, उनकी जगह ले सकते हैं। लेकिन जितने भी नीचे वाले हैं वो ऊपर वालों की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि वो ऊपर वालों से कमजोर हैं। तो ये जो कॉपर है, क्या ये आयरन की जगह ले लेगा? देखो कॉपर कहां है, कॉपर ऑब्वियसली आयरन के नीचे है, नीचे वाले कमजोर होते हैं। तो ये जो कॉपर है ये आयरन की जगह नहीं ले पाएगा, मतलब इन दोनों के बीच में रिएक्शन ही नहीं होगा मेरे दोस्त। और जब रिएक्शन नहीं होगा तो ये जो ग्रीन फेरस सल्फेट सॉल्यूशन है ये रिमेन्स ग्रीन, ये ग्रीन का ग्रीन ही रहेगा और कॉपर कॉइन में भी कोई बदलाव नहीं आएगा। तो ये तरीका याद रहेगा, मेटल और मेटल सॉल्ट में जब भी रिएक्शन हो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है। और डिस्प्लेस तभी कर सकता है कोई मेटल जब वो दूसरे मेटल से ताकतवर हो। यहां पर अगर आयरन होता और यहां कॉपर होता ना तो ये आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता, रिएक्शन हो जाता। समझ में आ रहा है? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। ये भी काफी आसान है। एक लड़की है भैया, अनीता, अनीता को टैग करो, ठीक है। अनीता एडेड ड्रॉप ईच ऑफ डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड। ध्यान से पढ़ना, एक अनीता लड़की है, इसने क्या किया, इसने दो तरीके की एसिड लिया है। एक लिया है एसिटिक एसिड और दूसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl, ठीक है। इन दोनों एसिड को लेकर क्या किया इसने पीएच पेपर पर इन दोनों एसिड को डाला और इनके कलर को कंपेयर किया। और कंपेयर करने के बाद उसने इन चारों ऑप्शन में से कोई एक चीज सही बताई है जो आपको चूज करना है, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। अनीता के पास दो एसिड था, एसिटिक एसिड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। डाइल्यूटेड एसिटिक एसिड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड दोनों को पीएच पेपर पर इसने डाला और कंपेयर किया कलर को। तो सबसे पहले हम भी इसे करके देख लेते हैं। अच्छा एक बात बताओ, एसिटिक एसिड और डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड में तुम्हें स्ट्रॉन्गर एसिड कौन सा लग रहा है? क्या एसिटिक एसिड स्ट्रॉन्ग है या हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्ट्रॉन्ग है? ऑब्वियसली एसिटिक एसिड को तो हम सिरके के साथ खा भी सकते हैं, हमें कुछ नहीं होता, लेकिन HCl को खा के देखो, गला जल जाएगा। तो भाई स्ट्रॉन्ग कौन है, एसिड स्ट्रॉन्ग कौन है? ये वाला, ये हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। ये क्या है, हमारा स्ट्रॉन्गर एसिड है। और जो एसिटिक एसिड है ये हमारा वीकर एसिड है। कौन सा एसिड है? कमजोर है, ठीक है। अच्छा, ये रहा आपके सामने पीएच पेपर, और आप जानते हो कि भाई जो जितना स्ट्रॉन्गर एसिड होता है उसका पीएच उतना लेस होता है, उतना कम होता है, वो उतना रेड की तरफ भागेगा। और जो जितना वीकर एसिड होता है वो ब्लू की तरफ भागेगा, यानी इसका जो पीएच होता है वो ज्यादा होता है। 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अब देखो इन चारों में से पढ़ते हैं एक एक करके कौन सा सही है। कि पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर, पीएच ऑफ एसिडिक एसिड इज मोर, ठीक है, सही बात बोला है। और उसके बाद क्या बोला है इसने कि भाई हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो पीएच है वो कम है, लेस है। बिल्कुल सही। क्या हमारा पहला ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा मेरे दोस्त। एसिटिक एसिड का जो पीएच है वो हाइड्रोक्लोरिक के पीएच से ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एसिडिक एसिड ज्यादा बेसिक है, यानी ये समझ लो ये स्ट्रॉन्गर एसिड नहीं है, ये कमजोर एसिड है। और कमजोर एसिड का पीएच हमेशा ज्यादा होता है। समझ में आया? बिल्कुल समझ गए होगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। और ये क्वेश्चन देख के आप देख रहे हो ये कार्बन कंपाउंड वाला चैप्टर का क्वेश्चन है, ठीक है। और जब कभी भी तुम्हें ये दो, मैं ये क्वेश्चन पढ़ने से पहले ही बता देता हूं, जब कभी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, समझ जाना वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। कैसा है? सैचुरेटेड है। ये देखो यहां डबल बॉन्ड तो है लेकिन दो कार्बन के बीच में नहीं है। केवल दो कार्बन के बीच में जब डबल बॉन्ड हो तो वो सैचुरेटेड हो गया, और नहीं है तो वो अनसैचुरेटेड हो गया। जैसे ये देखो ये अनसैचुरेटेड है क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है तो, लेकिन दो कार्बन के बीच में नहीं है, तो ये हमारा अनसैचुरेटेड है। यहां भी डबल बॉन्ड नहीं है तो ये भी अनसैचुरेटेड है, यहां भी डबल बॉन्ड नहीं है तो अनसैचुरेटेड है। तो जब कभी भी फिगर वाला क्वेश्चन आए सबसे पहले ये छाट लो सैचुरेटेड कौन सा है और अनसैचुरेटेड कौन सा है। सैचुरेटेड वही होता है जिसके दो कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड हो, ठीक है। केवल डबल बॉन्ड नहीं लेकिन दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड हो, तब वो हमारा
सैचुरेटेड होता है। ठीक है, तो हमने समझ लिया कि पहला सैचुरेटेड है, बाकी तीनों अनसैचुरेटेड है। अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं कि द फॉर्मूला ऑफ 4 ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और सोन बिलो। यहां पर 4 अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड है, यानी केमिकल कंपाउंड है, और इनका फॉर्मूला आपको यहां नीचे दिया गया है। ठीक है, अब आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। किसमें से करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, चलो आगे देखते हैं। ए एंड बी आर अनसैचुरेटेड, गलत है। ए तो हमारा सैचुरेटेड है ना, क्योंकि 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए हमारा पहला वाला क्या है, सैचुरेटेड है। तो यहां पर अनसैचुरेटेड लिखा है, तो ये गलत है। सी एंड डी आर सैचुरेटेड, नहीं, ये दोनों अनसैचुरेटेड है, क्योंकि इनके दोनों के बीच में कार्बन बॉन्ड डबल बॉन्ड नहीं है। ये पीछे जाकर देख लो आप, मैं आपको पीछे जाकर दिखा देता हूं कि सी एंड डी सैचुरेटेड नहीं है। जी हां, सी एंड डी सैचुरेटेड नहीं है। आप देख सकते हो नीचे, सी और डी दोनों में किसी भी स्ट्रक्चर में कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड नहीं है। है क्या, नहीं है ना? यस, यही मैं आपको दिखाना चाहता था। तो पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, और एडिशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट चेंजेस बी टू डी। चलो स्ट्रक्चर देखते हैं कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी, क्या ये सही है? क्या ये सही है? ये हमें कैसे पता चलेगा? ये हमें पता चलेगा जब हम इस स्ट्रक्चर को देखेंगे। ठीक है, क्या हम ए को सी में बदल सकते हैं? अगर हमने इसमें 2 हाइड्रोजन के एटम प्लस कर दिए तो बदल तो सकते हैं, क्योंकि यहां पर 1 2 3 और 4 हाइड्रोजन है। यहां पर 1 2 3 4 और 5 और 6 हाइड्रोजन है। तो जब हमने 2 हाइड्रोजन एटम बनाया तो ये वाला बन जाएगा ये। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा भाई साहब कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट चेंजेस ए टू सी। तो हमारा सी वाला बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन लगाना तो आपको आ रहा है ना कि कैसे एलिमिनेशन मेथड का यूज करके आप क्वेश्चन लगा सकते हो। चलो नाउ क्वेश्चन नंबर 8 का टाइम आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8, अरे बड़ा आसान है, ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है, मेरा फेवरेट। कह रहा है कि भाई ये जो पिक्चर देख रहे हो ना, ये ट्रांसवर्स सेक्शन है। चलो मैं तुम्हें कलरफुल पिक्चर दिखा देता हूं इसका। ये कलरफुल होने के बाद कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ है, यानी लीफ को, पत्ती को बीच बीच में से काटा गया है, तो कुछ ऐसे सेल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है कि भाई इन सभी सेल्स में से फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है। तो मैं आपको बता दूं कि जितना भी आप देख सकते हो कि ये वाला जो लेयर है, ये वाला, इसमें देख रहे हो आप बगल वाले फिगर में ग्रीन ग्रीन डॉट्स मिलेंगे आपको। देख रहे हो, इसमें आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स मिलेंगे, और इस वाले लेयर में भी आपको ग्रीन ग्रीन डॉट्स मिलेंगे। यानी जो सेकंड वाला लेयर है और थर्ड वाला लेयर है, इसमें ग्रीन ग्रीन डॉट्स आपको दिख रहे होंगे, है कि नहीं? ये ग्रीन ग्रीन डॉट्स हैं हमारे क्लोरोप्लास्ट। क्या है? ये क्लोरोप्लास्ट है। और हमारे प्लांट जो होता है ना, वो फोटोसिंथेसिस कहां करता है? इसी क्लोरोप्लास्ट में करता है। तो जहां पर क्लोरोप्लास्ट वहां पर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो क्लोरोप्लास्ट कहां है? केवल सेकंड और थर्ड में है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी वाला, कि भाई जो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है वो इसी सेकंड वाला लेयर और थर्ड वाले लेयर में होता है। इसको हम पैलासाइड लेयर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैलासाइड लेयर, पैलासाइड लेयर। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा कि ये जो सेकंड, और जब कभी भी ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ लीफ आपको दिखाए ना, तो हमेशा जो सेकंड वाला और थर्ड वाला लेयर होता है, इसी में क्लोरोप्लास्ट होता है, और इसलिए यही हमारा वो जगह है जहां पर प्लांट फोटोसिंथेसिस करती है। ठीक है, समझ में आया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 9, और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही आसान है। इस फिगर को ही देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन सा एक्सपेरिमेंट है। ये बेल जार एक्सपेरिमेंट है, बेल जार एक्सपेरिमेंट। जी हाँ, ठीक है, इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है? इस एक्सपेरिमेंट में भाई साहब ये जार है। ठीक है, ये ग्लास का जार है जिसमें इस प्लांट को पूरी तरीके से पैक करके रखा गया है। ना बाहर की हवा अंदर आ रही है और ना अंदर की हवा बाहर जा रही है, ये पूरी तरीके से पैक है। ठीक है, अच्छा अब आपसे क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि भाई ये ऑब्जर्व करो, ये जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप यहां पर दिया गया है इसको एक बार देखो, और देखने के बाद एक यहां पर केमिकल है जो इस जार में रखा गया है। इस केमिकल का नाम हमने रखा है केमिकल एक्स। ठीक है, ये जो केमिकल है ये इतना ताकतवर है कि ये उस गैस को एब्जॉर्ब कर लेता है जो गैस हमारे रेस्पायरेशन के बाई प्रोडक्ट से निकलता है। यानी हम सांस लेते हैं तो कौन सी गैस निकलती है?
कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आपको ये एक्स केमिकल का नाम बताना है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। तो भाई साहब मैं आपको बता दूं, आपने जीके में भी पढ़ा होगा कि केवल इकलौता एक ही केमिकल है जो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, वो है हमारा कास्टिक पोटास, यानी इसको हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी कह सकते हैं। के यानी पोटेशियम और OH यानी हाइड्रोक्साइड। ये एक ऐसा केमिकल है जो क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में इस प्लांट को क्या चाहिए, प्लांट को सांस लेने के लिए चाहिए CO2। ठीक है, जब हमने इस जार के अंदर प्लांट को और इस दोनों केमिकल को, दोनों को साथ में रख दिया, तो ये केमिकल ने क्या किया, सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया। प्लांट के पास तो CO2 बचा ही नहीं, तो ये प्लांट क्या होगा, कुछ दिन में क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। इससे हमें पता चलता है ये जो केमिकल है ये कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमेशा याद रहेगा ये कौन सा केमिकल है, दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। दिस इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक पोटास भी कहते हैं। बहुत जहरीला होता है, इसको सूंघने मात्र से ही तुम्हें अस्थमा जैसी बीमारी, खांसी, ये सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 10 भाई मजेदार है। कैसे मजेदार है, क्योंकि यहां पर हमें कराना है क्रॉस। जी हां, क्रॉस मतलब दोनों के बीच में रिप्रोडक्शन कराना है मेरे भाई। किसके किसके बीच में, एक हमारे पास टॉल पी प्लांट है और एक हमारे पास ड्वार्फ पी प्लांट है। ड्वार्फ का मतलब बौना है और टॉल का मतलब लंबा है। मतलब हमारे पास दो मटर के पेड़ है, एक लंबा मटर का पेड़ है और एक बौना मटर का पेड़ है। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में जब हम रिप्रोडक्शन करवाएंगे तो इनके जो बच्चे हैं वो दो जनरेशन में पैदा होंगे। मतलब F1 जनरेशन को हम फर्स्ट जनरेशन कहते हैं और F2 जनरेशन को हम सेकेंड जनरेशन कहते हैं। आपको बताना है कि भाई कितने % बच्चे लंबे होंगे, जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल। F1 जनरेशन और F2 जनरेशन में कितने % बच्चे लंबे होंगे, कितने % बच्चे छोटे होंगे। अब मैं आपको बता दूं मेरे दोस्त कि जब कभी भी दो लोगों के बीच में क्रॉस कराया जाए, जैसे यहां पर टॉल पी प्लांट और डॉर्फ पी प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया है, तो हम देखते हैं कि इन दोनों में डोमिनेंट कैरेक्टर कौन है, अच्छा वाला कैरेक्टर कौन है। तो इन दोनों में अच्छा वाला कैरेक्टर कौन सा, ये टॉल वाला। ठीक है, तो F1 जनरेशन में 100% बच्चे टॉल होंगे। ये मेंडल्स इनहेरिटेंस का जो लॉ है उसमें दिया गया है कि भाई जब कभी भी दो लोगों के बीच में क्रॉस कराया जाता है तो पहले जनरेशन में 100% बच्चे डोमिनेंट कैरेक्टर के होते हैं। मतलब 100% F1 जनरेशन में जो प्लांट्स होंगे वो लंबे होंगे यानी टॉल होंगे, और F2 जनरेशन में 75% बच्चे टॉल होंगे और 25% जो बच्चे होंगे वो डॉर्फ यानी छोटे होंगे। ठीक है, तो F1 जनरेशन में 100% टॉल 100% टॉल और F2 जनरेशन में 75% टॉल 75% टॉल। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज व्हाट, दिस वन, यानी डी वाला ऑप्शन इज आवर करेक्ट ऑप्शन। तो ऐसे क्वेश्चंस याद रहेंगे जब कभी भी दो लोगों में क्रॉस कराना हो तो याद रखना इन दोनों में जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, जो अच्छा वाला कैरेक्टर है, वही पहले जनरेशन के बच्चे को मिलेगा और दूसरे जनरेशन के बच्चे को भी वही मिलेगा, लेकिन केवल 75%। 25% चांसेस है कि ये वाला भी कैरेक्टर बच्चे को मिल सकता है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ऑब्जर्व द 3 फिगर्स गिवन बिलो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोक्सीमेटली। ट्रॉपिक का मतलब होता है नॉर्मल मूवमेंट। ठीक है, जैसे इंसानों का ट्रॉपिक मूवमेंट क्या है, चलना फिरना, हाथ पैर मारना, ये हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट है। अगर तुम चलोगे फिरोगे नहीं, हाथ पैर नहीं मारोगे तो लोग समझेंगे ही नहीं कि तुम जिंदा हो, है कि नहीं। ऐसे आपको ये जो फिगर दिया गया है, मैं आपको फिगर दिखाता हूं, ये जो फिगर दिया गया है आप देख सकते हो। आपको इस फिगर में पहचानना है कि इन तीनों में से प्लांट का नॉर्मल बिहेवियर कौन सा है, नॉर्मल बिहेवियर प्लांट का कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं, जो प्लांट के रूट्स होते हैं वो हमेशा किधर जाते हैं, मिट्टी की तरफ जाते हैं, सॉइल की तरफ जाते हैं, बिल्कुल। और जो प्लांट का शूट होता है वो हमेशा टॉप की तरफ जाते हैं, स्काई की तरफ जाते हैं। ऐसे ही तो होता है ना, यही तो हमारे प्लांट का नॉर्मल मूवमेंट हुआ। जो प्लांट का ऊपर वाला हिस्सा होता है वो ऊपर जाता है ना भाई, आसमान की तरफ, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है वो मिट्टी की तरफ जाता है। तो भाई
केवल सी वाले फिगर में दिखाया गया है कि जो प्लांट है वो अपना नॉर्मल मूवमेंट कर रहा है, नहीं तो बी वाले में देखो दोनों टॉप पे है। तो क्या ऐसा होता है क्या, जो रूट होता है क्या वो मिट्टी के ऊपर होता है? नहीं होता ना, तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये वाला भी नहीं होगा, क्योंकि शूट हमारा मिट्टी के नीचे थोड़ी होता है। रूट तो मिट्टी के नीचे होता है लेकिन शूट थोड़ी मिट्टी के नीचे होता है। तो एक नीचे और एक ऊपर होने चाहिए, जो शूट है वो ऊपर जाता है और जो मिट्टी है वो जो रूट है वो नीचे आता है। ठीक है, समझ में आया? तो हमारा इन तीनों में से कौन सा होगा? केवल सी हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट दिखा रहा है। ट्रॉपिक मूवमेंट का मतलब होता है नॉर्मल बिहेवियर, प्लांट नॉर्मली कैसे बिहेव करता है। प्लांट का जो शूट है नॉर्मली वो ऊपर जाता है और जो रूट है वो मिट्टी के नीचे जाता है। ना तो शूट और रूट दोनों ऊपर जाता है, ना तो शूट और रूट दोनों नीचे आता है। ठीक है, एक ऊपर एक नीचे। समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 12। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 इज एक्चुअली वेरी इजी, क्योंकि पॉलिनेशन यहां पर दिया गया है। और पॉलिनेशन आपको पता है, जैसे हम इंसान रिप्रोडक्शन करते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या होता है? रिप्रोडक्शन में भाई मेल के टेस्टिस से स्पर्म निकलता है। हमारे टेस्टिस से क्या निकलता है? स्पर्म निकलता है, और ये स्पर्म हम लड़की के ओवरी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यही तो प्रोसेस होता है, तब जाकर हमें क्या मिलता है? बेबी यानी बच्चा पैदा होता है। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है। बिल्कुल ऐसे ही पॉलिनेशन का भी प्रोसेस होता है। पॉलिनेशन में क्या होता है? जो मेल प्लांट होते हैं उनके पास होता है एंथर, फीमेल प्लांट के पास होता है स्टिग्मा। ठीक है, और ये जो मधुमक्खियां होती हैं या बटरफ्लाई होती हैं, यही क्या करती हैं? एंथर से पॉलन ग्रेन्स उठाती हैं, पॉलन ग्रेन्स उठाती हैं, और इन पॉलन ग्रेन्स को भाई दूसरे फ्लावर जिसके पास स्टिग्मा है वहां पर ट्रांसफर कर देती हैं। बस इसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं, और इन्हीं से इन दोनों प्लांट्स के ऑफस्प्रिंग निकलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल अलग है। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास ये 4 ऑप्शन दिए हैं, इन चारों ऑप्शन में से आपको चूज करना है कि भाई ए बी सी डी में से कौन सा ऐसा पॉलिनेशन है जिनके बच्चों में जो कैरेक्टर वेरिएशन होगा वो सबसे ज्यादा होगा। ठीक है, तो देखो यार, जब कभी भी पॉलिनेशन होता है, जब अगर सेम प्लांट सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हो गया तो उनके बच्चों में क्या ही बदलाव होगा? सेम कैरेक्टर आएंगे ना। तो ए और सी में देखो क्या हुआ है? सेम फ्लावर में पॉलिनेशन हुआ है, इसमें इनके ऑफस्प्रिंग में बहुत मिनिमम वेरिएशन होगा। सबसे ज्यादा वेरिएशन होगा इस केस बी वाले में और डी वाले में। क्यों? क्योंकि इसमें जो पॉलिनेशन हुआ है वो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में, दूसरे प्लांट से पहले प्लांट में, मतलब इन दोनों प्लांट के कैरेक्टर्स इनके ऑफस्प्रिंग में देखने को मिलेंगे। तो सबसे ज्यादा वेरिएशन किस केस में हुआ? ये हमारे बी वाले केस में और डी वाले केस में। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप आपको समझ में आया होगा। थोड़ा डिटेल में जा रहा हूं बट इट्स रियली हेल्पफुल फॉर यू। ठीक है, तो इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 13। और क्वेश्चन नंबर 13 हम केवल यहां से यहां तक भी पढ़े ना तो काम हो जाने वाला है। कह रहा है कि भाई अगर किसी भी वायर का हम टेम्परेचर बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल तुमने फैन खुला छोड़ दिया कुछ देर तक और जो फैन का वायर है वो गर्म हो जाता है। ऐसा ही होता है, बल्ब आपने कुछ देर तक खुला छोड़ दिया, बल्ब का वायर गर्म हो जाता है। तो जब किसी भी वायर का टेम्परेचर बढ़ा दिया जाए तो उसका जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होगा? मतलब अगर किसी भी वायर में टेम्परेचर बढ़ जाए तो क्या उससे इलेक्ट्रिसिटी और तेज से पास होगी या इलेक्ट्रिसिटी धीरे धीरे कम होती रहेगी पास होना? तो एक चीज बता दूं कि भाई जो टेम्परेचर ऑफ वायर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के। मतलब जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना रेजिस्टेंस बढ़ेगा। ये नॉर्मल केसेस में होता है। वैसे कुछ कुछ केसेस में, जैसे सिलिकॉन के केस में हो गया, सिलिकॉन अलग है बिल्कुल। सिलिकॉन के केस में क्या होता है, जब टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस घटता है। ठीक है, तो याद रखना जनरल केसेस में टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, यानी टेम्परेचर बढ़ा इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी बढ़ा, टेम्परेचर घटा तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी घटा। ठीक है, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा इंक्रीजेस। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज किया जा रहा है। ठीक है, समझ में आया? नाउ इट्स टाइम फॉर क्वेश्चन नंबर 14। नाउ क्वेश्चन नंबर 14 हमसे कह रहा है कि भाई एक कॉपर वायर है और इसको हमने रख दिया है बिटवीन द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट। आप देख सकते हो ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हमारा ये वायर हमने रख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन हमसे इतना बोल रहा है और इतना हम समझ चुके हैं अब तक। आगे क्या बोल रहा है? द करंट इन द वायर कैन बी रिवर्स्ड, द पोल ऑफ द मैग्नेट कैन ऑल्सो बी चेंज्ड, इन हाउ मेनी ऑफ द 4 डायरेक्शन सोन कैन द फोर्स एक्ट ऑन द वायर। आपसे पूछ क्या रहा है? ध्यान रखना, फोर्स पूछ रहा है। ठीक है, कि भाई फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, आपने ध्यान दिया कि नहीं, सबसे पहले ही क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि भाई हमने मैग्नेट के बीच में इस वायर को रखा है।
ठीक है। और एक चीज आपको याद होगा, जब कभी भी हम एक्सटर्नल मैग्नेट, ये देख रहे हो मैग्नेट हमने बाहर से लगाया है, ये एक्सटर्नल मैग्नेट है, ठीक है। जब कभी भी एक्सटर्नल मैग्नेट के बीच में हम किसी वायर को रखते हैं, वहां पर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल यूज होता है, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अब मैं आपको बताता हूं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल क्या है, पहले लेफ्ट हैंड बना लेने दो मुझे, कैसे बनता है। चलो ये है, मान लो ये हमारा अंगूठा है, ठीक है, ये हमारी एक उंगली, उसके बाद ये एक दूसरी उंगली, फिर ऐसे दो तीन ऐसे मुड़े रहते हैं, फिर हमारा ये ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही होता है लेफ्ट हैंड, बिल्कुल सही। अब देखो लेफ्ट हैंड का जो अंगूठा है, इस डायरेक्शन में हमारा फोर्स लगेगा, क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। और ये जो ये वाली उंगली है, इस डायरेक्शन में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारा करंट होगा। तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल ये कहता है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड और करंट के परपेंडिकुलर होता है फोर्स, ठीक है। तो अब देखो यहां पर, मान लो हमने लेफ्ट हैंड यहां पर, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं, मान लो हमने यहां पर लेफ्ट हैंड रखा हुआ है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड को जब हम यहां पर रखेंगे, तो ये मान लो अंगूठा, ये एक उंगली, एक ये दूसरी उंगली, और ऐसे ऐसे रहता है, फिर ऐसे, ठीक है। अब देखो जो फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगेगा, नॉर्थ डायरेक्शन में या साउथ डायरेक्शन में, या उल्टा या सीधा, ठीक है। केवल दो ही डायरेक्शन में तो फोर्स जा सकता है ना, तो बस यही आपसे तो पूछ रहा है ना मेरे भाई। तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, इन टू डायरेक्शंस, ठीक है। या तो ऊपर वो नॉर्थ में जा सकता था, या पीछे वो साउथ में आ सकता था, ठीक है। तो केवल दो डायरेक्शन में करंट मूव कर सकता है, क्योंकि फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड और करंट के हमेशा परपेंडिकुलर भागता है हमारा फोर्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू आवर क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 बड़ा आसान है, इसमें फिजिक्स को रख दो साइड, ठीक है। क्या करो, फिजिक्स को रख दो साइड। क्यों, क्योंकि थोड़ा क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं आपको बताता हूं। प्लास्टिक इंसुलेशन सराउंड्स अ वायर हैविंग डायमीटर d एंड लेंथ l। अब देखो यहां पर एक वायर है जिसकी लंबाई कुछ l है और डायमीटर यानी चौड़ाई कुछ d है, ठीक है। और इस वायर के चारों तरफ हमने प्लास्टिक का इंसुलेशन लगाया है, यानी प्लास्टिक लगाया है ताकि हमें करंट ना लगे, ठीक है। अ डिक्रीज इन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर वुड बी प्रोड्यूस्ड बाय एन इंक्रीज इन द। अगर हमें इस वायर के रेजिस्टिविटी को घटाना है तो हम इन चारों में से किस चीज को इंक्रीज करें, ठीक है। तो अब फिजिक्स को रख दो साइड। अब एक चीज ये समझ लो कि इस वायर में मान लो बहुत सारे हमने बीन्स भर दिए हैं, वो जो छोटे छोटे फोम के गुब्बारे होते हैं ना, छोटे छोटे बॉल्स होते हैं ना फोम के, आपने देखा होगा, बस उसी को हम क्या कहते हैं, ये फोम के बॉल्स हैं, ठीक है। मान लो कि ये है रेजिस्टेंस हमारे, ठीक है। मान लो किसी वायर की चौड़ाई है इतनी, और इसमें हमने इतने सारे रेजिस्टेंस ऑलरेडी डाल रखे हैं, ये बीन के बॉल्स हमने डाल रखे हैं, अभी के लिए समझ लो कि ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो मान लो हमें पता है कि इतनी चौड़ाई में हमने बहुत सारे रेजिस्टेंस डाल रखे हैं। तो जब तुम लंबाई इंक्रीज करोगे तो होगा क्या, ये जैसे जैसे खींचेगा ना तो डायमीटर और छोटा होता जाएगा, क्या होगा, और छोटा होता जाएगा, जिससे जो ये रेजिस्टेंस है वो जब जगह कम पड़ेगी तो एक के ऊपर दूसरे हो जाएंगे, दूसरे के ऊपर तीसरे हो जाएंगे, यानी और पास पास में हो जाएंगे, तो रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। लेकिन हमें रेजिस्टिविटी क्या करनी है, घटानी है। तो पहला वाला केस तो नहीं होगा। डायमीटर डी को अगर हम बढ़ाएं, तो अगर हम डायमीटर को बढ़ाएंगे तो ये जो रेजिस्टिविटी है ये और फैल जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल फैल जाएगी। फैल जाएगी तो क्या होगा कि रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी, क्योंकि फैलने से क्या होता है, एक जगह इकट्ठा तो नहीं है ना, तो करंट आराम से थोड़े थोड़े जगह से पास हो सकती है। तो डायमीटर को अगर हम बढ़ा दें तभी हमारी रेजिस्टिविटी जो है वो कम होगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमें कहता है कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग पैटर्न करेक्टली डिस्क्राइब्स द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर। अब देखो लॉन्ग स्ट्रेट वायर की जब भी बात होती है तो फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल में मान लेते हैं हम, ये है अंगूठा, ठीक है, और एक उंगली हमारी ये है, और बाकी ऐसे हमने उंगली मोड़ रखी है, ओके। तो ये हमारा फ्लेमिंग का राइट हैंड। अब देखो करंट किस डायरेक्शन में है, करंट मान लेते हैं हम इस डायरेक्शन में है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो इसके ऐसे 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 घूमता रहेगा, मतलब कंसेंट्रिक सर्कल्स में घूमता रहेगा, सेंटर्ड अराउंड द वायर, ठीक है। तो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल कहता है कि भाई मान लो करंट इस डायरेक्शन में है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो बिल्कुल ऐसे ऐसे, मतलब
कंसेंट्रिक सर्कल्स में रहेगा, ठीक है, कंसेंट्रिक सर्कल्स, इसको हम कंसेंट्रिक सर्कल्स कहते हैं अराउंड द वायर, मतलब वायर के चारों तरफ। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 16 भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 टू 20 हमारा असर्शन और रीजन बेस्ड क्वेश्चंस है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपके 17 क्वेश्चन में 18, 19 और 20 में कुछ असर्शन दिया है और कुछ रीजन दिया है। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि 17 में ए बी सी डी में से कौन सा होगा, 18 में ए बी सी डी में से कौन सा होगा, 19 में ए बी सी डी में से कौन सा होगा, 20 में ए बी सी डी में से कौन सा होगा। ए बी सी डी में क्या लिखा है, लिखा है कि भाई बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको करना चाहिए, फिर भी आपके एग्जाम्पल के लिए मैं क्वेश्चन नंबर 17 आपको करके दिखा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 17 में हमें असर्शन दिया है सिल्वर ब्रोमाइड जो कि डिकम्पोज किया जाता है, मतलब सिल्वर ब्रोमाइड को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन से गो थ्रू करवाते हैं और डिकम्पोजिशन रिएक्शन से गो थ्रू करवाने के बाद इससे जो केमिकल्स मिलते हैं, ठीक है, वही हमारे ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में यूज होते हैं। चलो ठीक है, ये बात तो सही है। रीजन, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर दिस एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल उल्टा है भाई, यहां पर डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल रहा है और यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये एक दूसरे से मिलता नहीं है। तो क्या हम कर सकते हैं कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ये गलत है। लाइट प्रोवाइड्स एनर्जी फॉर द एंडोथर्मिक रिएक्शन होना चाहिए, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे तो आपको ये चूज कर लेना है कि भाई ए इसका सही है लेकिन आर जो है वो गलत है। ओके, तो बिल्कुल ऐसे ही 18, 19, 20 क्वेश्चन करना है। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको इस साइंस का सेक्शन ए बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और बिल्कुल ऐसे ही सेक्शन बी को पाने के लिए ना आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हम आपको जल्दी सेक्शन बी का जो पूरा सोल्यूशन है ट्रिक वाइज वो आपको इसी चैनल पर ला के देंगे। सो टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय, लव यू ऑल एंड जय हिंद।